हेलो एवरीवन, यस दिस इज सोविन सर। आप सभी का इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मैं बात करने वाला हूँ क्लास 12 के अमाइन चैप्टर की। आज हमारा चलने वाला है लेक्चर नंबर 6, जहाँ पे हम बात करने वाले हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमाइन। तो चलो शुरू करते हैं। लेक्चर नंबर 6 में हम बात करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमाइन। आपका समय बचाने के लिए मैंने ऑलरेडी फिजिकल प्रॉपर्टी यहाँ पे लिख के रखा हुआ है, आपको मैं समझा दूंगा, बहुत ईजी होगा। तो पहले मैं हट जाता हूँ ताकि अगर आपको नोट्स बनाना है तो आप इसको आसानी से पॉज करके, ठीक है, या स्क्रीनशॉट लेकर आप आसानी से इसे लिख सके अपने नोटबुक में। चलेगा, इतना टाइम बहुत है आपके लिए। तो चलो शुरू करता हूं मैं। सबसे पहला जो फिजिकल प्रॉपर्टी होता है अमाइन में, वो होता है आपका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस एग्जैक्टली है क्या? देखो, होता क्या है कि जो अमाइन होता है उसमें आपको पता है कि NH का बॉन्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो अगर मैं समझो प्राइमरी अमाइन लेता हूं इस तरह से, ध्यान से देखना आप लोग, RNH2 को हम प्राइमरी अमाइन बोलते हैं। दिखाई दे रहा है सबको? RNH2 हमारा प्राइमरी अमाइन है। अब हो क्या रहा है यहाँ पे, जो नाइट्रोजन है और जो हाइड्रोजन है उसके बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस क्या होगा? ज्यादा होगा। जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा होता है तब इनके बीच में क्या होने वाला है? पोलैरिटी आएगी। और इसीलिए इनके बॉन्ड को हम बोलेंगे कि भाई ये पोलर बॉन्ड है। कैसे बॉन्ड है? ये पोलर बॉन्ड है। तो सबसे पहला जो इंफॉर्मेशन होने वाला है, यहाँ पे दो हाइड्रोजन है तो दो पोलर बॉन्ड बनने वाले हैं, दो हाइड्रोजन बॉन्ड बनने वाला है इसका मतलब। इसीलिए हम ऐसा मानते हैं कि जो प्राइमरी अमाइन होता है कहीं ना कहीं वो कंपेयर टू सेकेंडरी और टर्शियरी क्या होता है? स्ट्रॉन्ग होता है। रीजन सबको समझ में आ गया? क्योंकि उसके अंदर दो हाइड्रोजन बॉन्ड इजीली फॉर्म होते हैं। तो आपका जो स्टेटमेंट होने वाला है यार देख लीजिए, द नाइट्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड इन अमाइन आर पोलर ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन। यहां तक क्लियर है? इसीलिए प्राइमरी एंड सेकेंडरी अमाइंस हैव हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसीलिए जो प्राइमरी और सेकेंडरी होते हैं वो क्या बनाते हैं? हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाते हैं। अब टर्शियरी अमाइन जो होता है, दे डू नॉट हैव हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्यों ऐसा? क्योंकि टर्शियरी अमाइन का फॉर्मूला आपको भी पता होगा, RN, यहां पर भी R, यहां पर भी R, कुछ इस तरह से होता है। इसके पास डायरेक्टली कोई H अटैच नहीं है। जब कोई H अटैच नहीं है तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगा इसके अंदर, बिकॉज इट डज नॉट कंटेन एनी हाइड्रोजन, क्योंकि इसके पास कोई हाइड्रोजन नहीं होता है। पॉइंट नंबर 1 एकदम क्लियर है, बहुत अच्छे। पॉइंट नंबर 2 की तरफ चलता हूं। फिजिकल स्टेट, जनरली जो अमाइन होता है वो लोअर केसेस में, मतलब कि जब इसके जो सबसे कम कार्बन होते हैं वो जब मैं अमाइन लेता हूं तो वो कैसे दिखते हैं, जब मीडियम रेंज तक मैं पहुंचता हूं तो वो कैसे अमाइन होते हैं, और जब हायर लेवल तक पहुंचता हूं तो उसके अमाइन का नेचर कैसा होता है, मतलब सॉलिड, लिक्विड, गैस कैसे होते हैं। तो आपको बता दूं मैं कि जो लोअर मेंबर ऑफ अमाइंस होते हैं वो जनरली कैसे होते हैं? गैसेस होते हैं। आप इसमें ऐड कर सकते हैं कि इनका जो स्मेल होता है, मतलब जो ओडर होता है वो फिशी ओडर होता है। ये मैं आपके लिए लिखा दे रहा हूं यहाँ पे, आप ये भी ऐड कर सकते हैं कि दे हैव अ फिशी ओडर। चलेगा। मिडल मेंबर जो होते हैं वो लिक्विड के होते हैं, लिक्विड फॉर्म में रहेंगे, और जो हायर मेंबर रहेंगे वो जनरली सॉलिड में आपको नजर आएंगे। और जो अराइल अमाइन होता है, मतलब जैसे एनिलीन हो गया या फिर बेंजीन से बनने वाले और जो अमाइन होंगे, उनके अगर मैं बात करूं तो वो कलरलेस लिक्विड होते हैं। लेकिन अगर जैसे ही उनका ऑक्सीडेशन होगा वैसे वो क्या बनाएंगे? वैसे ही वो कलर्ड हो जाएंगे। तो आपको ये पहचानना है कि अगर आपको कोई अराइल अमाइन अगर आपको कलरफुल दिखाई दे रहा है तो आपका दिमाग चलना चाहिए कि यार ये कहीं ना कहीं ऑक्सीडेशन होकर मिला है मुझे। तो दे गेट कलर्ड एज दे आर इजीली ऑक्सीडाइज्ड। क्लियर है? पॉइंट नंबर 3 की बात करूंगा, बॉइलिंग पॉइंट, बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट होने वाला है। इन आइसोमेरिक अमाइन, आइसोमेरिक अमाइन का मतलब क्या हुआ? जैसे कि मैं एग्जांपल ले रहा हूं, ध्यान देना, यहाँ पे स्पेस बची है मेरे लिए तो मैं एग्जांपल ले लेता हूं। चलो, मैंने ले लिया CH3 CH2 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 NH2। चलेगा? कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5 कार्बन और एक NH2 है। मतलब ये कैसा नेचर है? तो आप बोलेंगे सर ये प्राइमरी नेचर है। कोई बात नहीं, इसका मैं सेकेंडरी बना देता हूँ। मतलब मैंने क्या किया, ये इथाइल है, दिखाई दे रहा है, और ये 3 कार्बन अलग ले लेता हूँ। मतलब मैं इस तरह से करता हूँ, देखो, CH3 CH2 एक साइड में, फिर NH ले लिया, और बचे हुए 3 कार्बन मैंने दूसरे साइड में डाल दिए, तो C3H7 आ जाएगा। देख लो आप जरा, 3 + 2 5 5 + 7, वापस देखो, 3 + 2 5 5 + 7 12 12 + 1 13, तो टोटल 13H होना चाहिए। यहाँ पर भी देख लो, 3 + 2 5 + 2 7 + 2 9 9 + 4 13, तो मतलब कहीं ना कहीं फॉर्मूला मेरा सेम है। इसका आइसोमर हो चुका है। आइसोमर पता है आपको क्या होता है? कि सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। तो अगर मैं बोलूं कि इन दोनों में कौन सा कंपाउंड होगा जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, तो प्राइमरी का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होने वाला है, सेकेंडरी का बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। इसको अगर मैं टर्शियरी में कन्वर्ट करूंगा तो उसका बॉइलिंग पॉइंट और कम हो जाएगा। तो मेरा जो पहला स्टेटमेंट आने वाला है, इन आइसोमेरिक अमाइन क्या होगा? द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अमाइंस आर गिवन एज, मतलब प्राइमरी जो होगा सबसे ज्यादा होगा, सेकेंडरी और कम, और टर्शियरी सबसे कम हो जाता है। और अगर मैं अलग अलग कंपाउंड की बात करूं तो अमाइन हैव अ हायर बॉइलिंग पॉइंट देन अल्केन, क्योंकि अल्केन में कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती है, कोई पोलैरिटी नहीं होती है, बट लोअर देन अल्कोहल, क्योंकि अल्कोहल में पोलैरिटी भी होती है और हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। ये चीज आपको पता होनी चाहिए। इसलिए मैंने देखो ब्रैकेट में लिखा गया, अल्केन का बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम, अमाइन थोड़ा ज्यादा, अल्कोहल और ज्यादा, और यहाँ पे लिखा है मैंने कार्बोक्सिलिक एसिड। कंफ्यूज मत होना। क्लियर है?
लास्ट पॉइंट की बात करेंगे, दैट इज सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी जो होता है, आपने देखा होगा कि अल्कोहल भी सॉल्युबल होता है पानी के अंदर, क्योंकि अल्कोहल के अंदर कैपेसिटी होती है कहीं ना कहीं पानी का जो H होता है, O होता है, उसके साथ बॉन्ड बनाने की। यहाँ पर आपका दिमाग चलना चाहिए कि जो लोअर मेंबर होंगे अमाइन के, द लोअर मेंबर ऑफ अमाइंस आर सॉल्युबल इन वाटर, मतलब जो पानी में सॉल्युबिलिटी रहेगी वो लोअर मेंबर ऑफ अमाइन की होने वाली है। ठीक है, क्यों ऐसा होता है? क्योंकि दे कैन फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड इजीली विद वाटर। तो एक मार्क का क्वेश्चन बनेगा तुम्हारे लिए, व्हाई लोअर मेंबर ऑफ अमाइंस आर सॉल्युबल इन वाटर। तो बहुत प्यारा सा आंसर होने वाला है, बिकॉज दे हैव अ कैपेसिटी टू फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विद वाटर। तो क्योंकि जो पानी होता है उनके साथ उनको बॉन्ड बनाने की कैपेसिटी होती है H के साथ। ठीक है, तो ये एक रीजन होगा। एज द नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीजेस, ऑफ कोर्स द सॉल्युबिलिटी इन वाटर गोइंग टू बी डिक्रीज। तो ये आपका क्या होता है? डिक्रीज हो जाता है। तो ये पूरा प्यारा सा जो आपका फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ अमाइन है मैंने आपके सामने रख दिया है, जल्दी से इसे लिख लीजिए। इसके बाद मैं चालू करता हूँ नेक्स्ट कंटेंट, जो होगा मेरा बेसिसिटी ऑफ अमाइन के ऊपर। मतलब कि जो अमाइन है वो बेसिसिटी, वो बेसिक नेचर दिखाता है, ये बात आपको एक्सप्लेन करना है। चलेगा, उसके लिए आपको दो थ्योरी यहाँ पे यूज करेंगे हम। पहला ब्राउन-लॉरी थ्योरी और दूसरा हम यूज करने वाले लेविस थ्योरी। कोई कंफ्यूजन है? चलो, तो मैं इसे जल्दी से इरेज करने जा रहा हूँ, तब तक आप आराम से इसे देखिए। तो नेक्स्ट कंटेंट शुरू होने वाला है आपका बेसिसिटी ऑफ अमाइन, जो कि बहुत इजी होने वाला है। ध्यान दीजिए बस यहाँ पे। चलो शुरू करते हैं। जो बेसिसिटी ऑफ अमाइन है उसमें हम सबसे पहले बात करने वाले कि जो अमाइन होता है वो बेसिसिटी, मतलब कि बेसिक नेचर क्यों दिखाता है, क्या लॉजिक है बेसिसिटी का। तो उसके लिए हम जो दो थ्योरी पढ़ने वाले, पहले उसके बारे में आपको बता दूं, जिससे आपको थोड़ा सा अंदाजा, थोड़ा सा आइडिया जरा ज्यादा लग जाए। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। यस, तो पहले मैं आपको बता दूं उन दो थियरी के बारे में जिसके बारे में मैं डिस्कशन कर रहा हूं यहाँ पे। पहला जो थियरी है वो है मेरा ब्राउनस्टेड-लॉरी थियरी। ब्राउनस्टेड-लॉरी थियरी, ये लिखना नहीं है, ये मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूं। और दूसरा होगा आपका लेविस थियरी। ठीक है, ये लिखना बिल्कुल भी नहीं, ये आपको पहले एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं ताकि आपको एक आइडिया मिल जाए कि अच्छा ब्राउनस्टेड-लॉरी में क्या होता है और लेविस में क्या होता है। ठीक है, तो ब्राउनस्टेड-लॉरी क्या बोल रहे हैं, जैसे मैं एक एग्जांपल के थ्रू दिखा रहा हूं आपको। RnH2 मैंने लिया और इसमें मैंने HCl ऐड कर दिया। ध्यान से देखना, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। RnH2 लिया मैंने, उसमें HCl ऐड कर दिया, ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है। दूसरा यहां पे मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, R3n और इसमें मैंने ऐड कर दिया BF3। ध्यान से देखना जरा। अब यहां पे क्या हो रहा है, H प्लस है, Cl माइनस है, यहाँ पे N के पास इलेक्ट्रॉन है। H प्लस को हम बोलते हैं जनरली प्रोटॉन, H प्लस को यहाँ पे क्या बोलेंगे हम, प्रोटॉन बोलेंगे। तो आप क्या देखेंगे, आंसर आपका क्या बनेगा कि ये जो H प्लस है ना वो इस N के पास जा रहा है, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन है और ये प्रोटॉन मतलब प्लस है, तो ऑब्वियस इसके पास अट्रैक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे आंसर बन जाएगा RnH3Cl, मतलब ये प्लस माइनस इस तरह से बन जाएंगे, एक सॉल्ट बन जाएगा, अमोनियम सॉल्ट बोलते हैं। क्या समझ में आया आपको इसमें? यार अमाइन का जो नाइट्रोजन, मतलब जो अमाइन है उसमें जो नाइट्रोजन है जनरली उसके पास एक कैपेसिटी है कि वो प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर सकता है। मतलब ब्राउनस्टेड-लॉरी थ्योरी के हिसाब से यही बोला गया था कि जो कोई भी प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा, जो कोई भी प्रोटॉन एक्सेप्टर होगा, उसे हम बेस बोलने वाले हैं। क्या बोलने वाले हैं? उसे हम बेस बोलेंगे। ध्यान से सुनो क्या बोल रहा हूं मैं। ब्राउनस्टेड-लॉरी थ्योरी के हिसाब से जो कोई भी प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा दैट इज कॉल्ड एज बेस। पिक्चर क्लियर हुआ? तो ब्राउनस्टेड-लॉरी थ्योरी के हिसाब से बोला अमाइन क्या हो गया, बेस हो गया, क्योंकि ये H प्लस को क्या कर रहा है, अपने पास बुला रहा है, इसलिए ये बेसिक नेचर दिखाता है। अब आता हूं मैं लेविस थ्योरी की तरफ। लेविस थ्योरी, पहले इसको जरा देख ले, बोरॉन ट्राइफ्लोराइड, इसको जरा देख लीजिए आप। बोरॉन ट्राइफ्लोराइड क्या है ये एग्जैक्टली? भाई बोरॉन जो है मेरा इस तरह से रहेगा, ट्राइफ्लोराइड है तो कॉमन सी बात है, इस तरह से रहेगा। ये मैंने F ले लिया है, आपको पहले समझा दूं। बोरॉन का जो नंबर होता है 2,3, 5 नंबर होता है, तो 2,3 मैंने लिखा, जिसमें से 3 में से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, मतलब बोरॉन के 3 इलेक्ट्रॉन पूरे यूज हो गए। फ्लोरीन के जनरली एक इलेक्ट्रॉन मैं ले लेता हूँ यहाँ पे, मुझे बाकी में इंटरेस्ट नहीं है। 7 होते तो यहाँ पे 6 बचेंगे, यहाँ पे 6 बचेंगे, यहाँ पे 6 बचेंगे, मुझे उसमें इंटरेस्ट ही नहीं है। तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन हुए बोरॉन के लिए? टोटल 6 इलेक्ट्रॉन। जबकि बोरॉन बोलेगा कि मैं अगर कोई कंपाउंड बनाऊंगा तो मुझे 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, इसके पास सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन हो रहा है। मतलब ये कहीं ना कहीं 8 होने के लिए क्या है, एक्साइटेड है कि मुझे 8 मिल जाए। 8 मिल जाए तो कब 8 मिलेगा? जब इसको कोई इलेक्ट्रॉन देने वाला बंदा मिले। तो ये नाइट्रोजन बोलता है कि मेरे पास फोकट में 2 इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं, मेरे पास 2 इलेक्ट्रॉन वैसे के वैसे बचे, आप लेके जाओ, आप लेके जाओ मेरे 2 इलेक्ट्रॉन, और आप लेके जाओ और आप बॉन्ड बना दो आराम के साथ। तो यहाँ पे एक कंपाउंड बन जाएगा इस तरह से, इसको हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बोलेंगे।
ये इस तरह से एक कंपाउंड बन जाता है। तो यहाँ पे ये दोनों, ये जो बॉन्ड दिख रहा है ये किसकी मदद से बना है, नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन की मदद से बना है। मतलब नाइट्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन इस बी को दे दिया है। तो इस केस में आपको क्या समझ में आ रहा है, इस केस में आपको ये समझ में आ रहा है कि यार नाइट्रोजन ने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया, मतलब इलेक्ट्रॉन डोनर हो चुका है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनर हो चुका है। ऊपर था भाई प्रोटॉन एक्सेप्टर, प्रोटॉन चाहिए उसे, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनर। तो लेविस ने बोला कि जो कोई भी इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा दैट इज कॉल्ड एज बेस अकॉर्डिंग टू माय थियरी। बोलो ये दोनों चीज एकदम क्लियर हो चुकी है, दोनों चीज एकदम क्लियर हो चुकी है। आप देख लीजिए जल्दी से, ब्राउनस्टेड-लॉरी थियरी क्या होता है और लेविस थियरी क्या होता है, मैंने दोनों अलग अलग करके बताया। बुक में आपको ऐसा कोई टाइटल नहीं लिखा हुआ है, बुक में तो सीधा लिखा है कि भाई बेसिसिटी ऑफ अमाइन, इसके अंदर ये रिएक्शन दिया हुआ है और उसी के रिएक्शन के थियरी में आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन किया कि दैट इज प्रोटॉन, जब ये क्या करेंगे एक्सेप्ट करेंगे बिहेव एज ब्राउनस्टेड-लॉरी बेस, और यहाँ पे बोलेंगे कि जब ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे तो बिहेव एज लेविस बेस। बस इतना छोटा सा इन्फॉर्मेशन दिया, लेकिन मैंने आपको एक क्लीन नीट पूरा समझा दिया। जरा चेक कर लीजिए जल्दी से, और टाइटल आप लिख सकते हैं आपके, ठीक है। पहले ये जरा एक बार समझ लीजिए, फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि लिखना क्या एग्जैक्टली। क्लियर है यहाँ तक? चलो, जिसको भी लिखना है तो आप आराम से पॉज करके लिख सकते हैं। तो अब मैं बताता हूँ कि बोर्ड एग्जाम में अगर आपको पूछा गया तो क्या एग्जैक्टली क्वेश्चन होगा और क्या आप लिखेंगे। ठीक है, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, मैं हर एक चीज एकदम अच्छे से करा के दे रहा हूँ ताकि आपको कोई कंफ्यूजन जैसी चीजें क्रिएट ना हो। ठीक है, बहुत ईजी होने वाला है, एक चीज को ध्यान देते चलो। देख लो कैसे होगा। तो क्या करने वाला हूं मैं जो टाइटल है पहले वो मैं बता दे रहा हूं। क्या है टाइटल? तो टाइटल हमारा ये है कि अमाइन जो होता है वो बेसिक नेचर का होता है, इसको आप कैसे बताएंगे। तो ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन कर दिया, एक्सप्लेनेशन आपको मिल चुका है, तो कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए। ठीक है, कि कैसे हमें डील करना है इसके साथ में, बहुत ईजी होता है। ठीक है, चलो मैं शुरू करता हूं। अमाइन इज बेसिक इन नेचर। चलो, तो ये टाइटल आपका होने वाला है बेसिसिटी ऑफ अमाइन। बेसिसिटी ऑफ अमाइन ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप सिंपल सा ये रिएक्शन दिखाना है आपको, आपका एम होना चाहिए कि ये रिएक्शन दिखाना है। इसमें आप HCl मिलाएंगे तो आंसर बन जाता है RNH3, ये प्लस ये माइनस, दैट इज कॉल्ड एज अल्काइल अमोनियम क्लोराइड। चलेगा। यहाँ पे अमाइन क्या हुआ आपका, बेस हो गया। किसके हिसाब से? तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ब्राउनस्टेड-लॉरी थियरी के हिसाब से बेस हुआ है ये। कैसे? तो मैं यहाँ पे स्पेसिफाई कर देता हूँ प्रोटॉन एक्सेप्टर, तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। एग्जाम में बिल्कुल ऐसे ही लिख दो, फुल मार्क्स से टेंशन नहीं। फिर उसके बाद दूसरा जो रिएक्शन है वो इस तरह से दिखा दो। क्या होगा यहाँ पे R3NBF3, चलेगा। यहाँ पर भी बेस दिखा दो, और यहाँ पे किसके हिसाब से हुआ, लेविस थियरी। क्या हुआ लेविस थियरी में? तो आप बोलेंगे लेविस थियरी में जनरली ये इलेक्ट्रॉन डोनर हो गया, इसलिए ये बेस हो गया। फटाफट लिख लीजिए जल्दी से, शॉर्टकट में एकदम अच्छे से करा के दे रहा हूँ, कोई कंफ्यूजन सी चीज़ नहीं होनी चाहिए किसी को भी। चलेगा। अब क्वेश्चन आ रहा है कि जो अमाइन है, मतलब प्राइमरी अमाइन, सेकेंडरी अमाइन, टर्शियरी अमाइन, तो आपस में बेसिसिटी का ऑर्डर कैसे होता है? तो आपस में जो बेसिसिटी का ऑर्डर होता है बच्चे, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ आपके लिए, बहुत इंपॉर्टेंट ये लाइन होने वाली है। ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी ऑफ अमाइन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं यहाँ पे टिक मार्क कर रहा हूँ, काफी इंपॉर्टेंट ये आपको आना ही चाहिए। ठीक है, ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी ऑफ अमाइन। तो सबसे अच्छा अगर मैं बेसिसिटी की बात करूं जनरली, तो वो आगे जाके टर्शियरी सेकेंडरी के नेचर में मिलता है, लेकिन पहले जो सबसे कम रहेगा उसकी मैं बात कर रहा हूं। NH3 का नेचर सबसे कम होगा, फिर आएगा प्राइमरी अमाइन जो अच्छा एसिडिक नेचर दिखाता है, फिर आएगा सेकेंडरी अमाइन जो उससे भी अच्छा दिखाता है, लेकिन टर्शियरी वापस सेकेंडरी से कम हो जाता है। ये आपका दिमाग चलना चाहिए, ये ऑर्डर याद कर लो, आप याद कर लो एकदम। अब इसका रीजन मैं हल्का सा डिस्कस कर लेता हूं आपके लिए, ताकि आपको एक आइडिया मिल जाए कि एग्जैक्टली क्या है। बहुत ज़्यादा आपको डिटेल में नहीं जाना, अगर डिटेल में जाना चाहते हो तो मैं आपको बता दे रहा हूँ, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने बहुत सारे लिंक हमेशा शेयर करता हूँ मैं। उस लिंक में आप एक लिंक रहेगा जहाँ पे लिखा रहेगा एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। मैं वापस से रिपीट कर रहा हूँ, जिनको डिटेल में पढ़ना है कि ये बेसिसिटी ऑफ अमाइन का ये ऑर्डर कहाँ से आया, तो इनके लिए मैं बता रहा हूँ कि एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट ये कंसेप्ट है जो जनरली नीट और जेई के लिए होता है। ठीक है,
क्योंकि अगर मैं ये कंसेप्ट बताने जाऊँगा तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा एक लेक्चर हो जाएगा, जो मैंने ऑलरेडी जेई और नीट के बच्चों के लिए बना के रखा है ऑलरेडी। ठीक है, तो ये जो टाइटल है ये आप जाके सर्च कीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिलेगा इजीली। उस लेक्चर पे जाइए, वहाँ पे देखिए मैंने पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है कि भाई उसके अंदर अमाइन का बेसिसिटी इस तरह से क्यों मिलता है, क्यों हम लोग को प्राइमरी ज़्यादा मिलता है, सेकेंडरी और ज़्यादा मिलने लगता है, ऐसा क्यों होता है। ठीक है, रफली मैं डिस्कस कर देता हूँ कुछ पॉइंट्स के बारे में। ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी जो अमाइन होता है बच्चे, वो 3 फैक्टर को लेकर चलता है। कितने फैक्टर को? 3 फैक्टर को। जो पहला फैक्टर्स होता है, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कुछ भी कट न रहा हो, सब कुछ दिख रहा हो आपको अच्छे से। जो पहला फैक्टर्स होता है वो होता है आपका इंडक्टिव इफेक्ट, जो मैं वहां पे डिस्कस भी आपको बताया भी मैंने कि ये आपको पता होना चाहिए। इंडक्टिव इफेक्ट बहुत सिंपल सा लॉजिक है। जिसके पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन रहेंगे दैट विल बी मोर बेसिक। एकदम सिंपल सा कॉन्सेप्ट है भाई, जिसके पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन रहेंगे दैट विल बी मोर बेसिक। तो अगर किसी के पास इलेक्ट्रॉन का अमाउंट बढ़ रहा है तो वो कंपाउंड बहुत ज्यादा बेसिक रहेगा। सिंपल सा है, ठीक है। मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मोर बेसिक नेचर। मैं यहाँ पे देता हूँ मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, मतलब मोर ज्यादा इलेक्ट्रॉन रहेंगे तो ज्यादा बेसिक रहेगा। मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मोर बेसिसिटी। ठीक है, ये एक कंसेप्ट आप याद रखेंगे। डिटेल आपको वहां पे जाना पड़ेगा, क्योंकि आप इस समय मैं बोर्ड से डील कर रहा हूँ, मैं एंट्रेंस से डील नहीं कर रहा हूँ, अदरवाइज ये लेक्चर ऑलरेडी 1 घंटे का हो जाएगा। ठीक है, सेकंड जो कंसेप्ट होता है आपके लिए वो भी काफी अच्छा कंसेप्ट होता है, वो होता है जनरली सॉल्वेशन। क्या होता है? सॉल्वेशन। मतलब होता क्या है कि हम ना अगर इसको पानी के साथ में मिलाना स्टार्ट करें तो आप देखेंगे कि कौन बहुत अच्छा रिएक्ट करेगा पानी के साथ में। आप देखेंगे कि ये बहुत अच्छा रिएक्ट करेगा क्योंकि इसमें 3 हाइड्रोजन है, ये थोड़ा कम करेगा, ये थोड़ा कम करेगा, ये सबसे कम करेगा। मतलब इस लॉजिक की वजह से ये जो होता है इसकी बेसिसिटी कम हो जाती है। समझ में आ रहा है? तो एक ऑर्डर से, इंडक्टिव इफेक्ट का ऑर्डर से क्या मिलता है कि ये सबसे कम, ये सबसे ज्यादा, ये सबसे ज्यादा, ये सबसे ज्यादा, ऐसा मिलता है। लेकिन सॉल्यूशन प्रोसेस से ये सबसे कम मिलेगा, ये सबसे ज्यादा मिलेगा, ये उससे ज्यादा मिलेगा, ये सबसे ज्यादा मिलेगा। तो अगर मैं इन दोनों को मिक्स करूं तो नंबर 3 जो होता है मेरा वो इंडक्टिव प्लस सॉल्वेशन दोनों, मतलब कंबाइंड कॉम्बिनेशन ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड। मैं ऐसे बता रहा हूं आपके लिए। ये हो गया मेरा पूरा इंफॉर्मेशन। क्या लॉजिक है, क्या रीजन है यहाँ पे कि ये अजीबोगरीब नेचर क्यों दिखा है यहाँ पे आपको। मतलब इंडक्टिव इफेक्ट हमें ये बोलता है कि इसका सबसे कम होगा, इसका ज्यादा होगा, इसका ज्यादा होगा और इसका सबसे ज्यादा होगा अकॉर्डिंग टू इंडक्टिव इफेक्ट। लेकिन इसका सबसे ज्यादा तो नहीं हो रहा है, इसका तो कम हो रहा है। तो ये कहां से मिलेगा? ये हमें सॉल्वेशन, मतलब जब मैं पानी से रेट कराऊंगा 3, 4 को, 5 को, तो हमें ये पता चलेगा कि ये सबसे ज्यादा रिएक्शन करेगा, ये थोड़ा कम करेगा, ये और कम करेगा, ये सबसे कम करेगा। तो सबसे कम मतलब सबसे कम बेसिसिटी। यही रीजन है कि एक नेचर से इसकी बेसिसिटी बढ़ रही है, एक नेचर से इसकी बेसिसिटी कम हो रही है। तो जब दोनों को मिक्स करूंगा तो हमें एक रिजल्ट मिलता है, जो मैं यहाँ पे लिखा हूँ, देखो ये वाला रिजल्ट है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये रिजल्ट हमें मिलता है। कोई कंफ्यूजन किसी को कहीं पर भी चलेगा? तो ये जो हमारा एक बहुत प्यारा सा बोलते हैं ना कंसेप्ट था, पूरा का पूरा फिजिकल प्रॉपर्टी प्लस बेसिसिटी ऑफ अमाइन, वो मैंने यहाँ पे कंप्लीट किया। मैं हट जाता हूँ, अगर किसको लिखना तो लिख लीजिए, चलेगा? मेरे ख्याल से सब लोग एकदम क्लियर है। वेरी गुड। अब अगला जो कंसेप्ट आने वाला है वो अगले लेक्चर में आएगा, और वो होने वाला है आपके लिए केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमाइन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है, क्योंकि अब वहां से केमिकल प्रॉपर्टी शुरू होने वाली है। तो अब मैं यहाँ पे स्टॉप करने वाला हूँ, इस उम्मीद में कि जो लोग भी इस चैनल को देख रहे हैं, जो लोग भी इस लेक्चर को देख रहे हैं, वो बहुत से लोगों को क्या करेंगे, शेयर करने वाले। ठीक है, देखो एक्सपेक्टेशन हर किसी को होती है, मेरी भी एक्सपेक्टेशन आपसे यही है कि आपने जब अपने तक इस लेक्चर को देख लिया, आपने इस लेक्चर को समझ लिया है, तो आप अपने तक मत रखो, इसे दूसरे तक क्या करेंगे, पहुंचा दीजिए। तब तक के लिए आप एंजॉय कीजिए, बहुत सारी पढ़ाई कीजिए। थैंक यू वेरी मच। इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए जो लोग नहीं किए तो जल्दी से कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमाइन के साथ में। तब तक आप एंजॉय कीजिए, पढ़ाई कीजिए और मजे कीजिए।